एक घर की किचन में अचानक से जो राशन होता है वह कम होने लगता है और जब इस बात के बारे में बहू को पता चलता है तो वह इस बात की तहकीकात करती है और तहकीकात के दौरान उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी। दरअसल इस राशन को इस घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति है यानी कि उस बहू का ससुर है वह एक थैले में इकट्ठा किया करता है और जब घर के लोग इधर उधर ध्यान दिया करते हैं तो चुपके से उस थैले को लेकर निकल जाया करता है। जब बहू उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि एक पार्क के अंदर एक बुजुर्ग महिला है जिस बुजुर्ग महिला को जाकर वह इस राशन को दे दिया करता है। इस बात को देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है लेकिन फिलहाल वह अपने ससुर से कुछ भी नहीं कहती है और यह बात अपने पति को बताती है। इसके बाद पति कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या कारण था जो बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला को जाकर राशन दिया करता था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली की कंपनी के अंदर एक प्रताप नाम का व्यक्ति काम किया करता है। प्रताप जिसके घर में उसकी पत्नी है और उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं है। वहीं पर उसी कंपनी के अंदर एक सुखवीर नाम का व्यक्ति भी काम किया करता है और वो दोनों के दोनों अपने परिवारों के साथ वहीं की पासी की लेबर कॉलोनी में रहा करते हैं जो कुछ कंपनी वालों ने प्रोवाइड करा रखी थी। वहां पर बहुत कम किराया था और साथ में खाने पीने की सुविधा भी कंपनी की तरफ से ही मिल जाया करती थी तो कोई समस्या नहीं थी। दोनों के दोनों पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भले ही उनके डिस्ट्रिक्ट अलग थे लेकिन दोनों एक ही राज्य के होने के बाद बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों एक दूसरे के साथ कंपनी में अच्छी तरह से रहा करते थे और कोई भी कैसी भी समस्या नहीं थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 30 साल बीत जाते हैं और 30 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर जो प्रताप होता है वह अलग रहने लगा है और जो सुखवीर होता है वह अलग रहने लगा है। अब पहले तो वो एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए भी चले जाया करते थे लेकिन जब से उस कंपनी से नौकरी छूटी है तो उसके बाद बहुत कम वो लोग एक दूसरे से मिल पाए हैं और धीरे धीरे उनका आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। प्रताप का जो बेटा होता है वह बहुत अच्छी तरह से पैसा कमाने लगा है और प्रताप घर के अंदर आराम से रहा करता है लेकिन जो प्रताप की पत्नी होती है वह उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है और अब प्रताप अकेला ही रहा करता है। पत्नी के जाने के गम में वह काफी ज्यादा उदास रहा करता है और धीरे धीरे समय बिता रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो प्रताप का बेटा होता है जिसका नाम सुनील होता है उसकी पत्नी को घर के अंदर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। दरअसल जिस किचन के अंदर वह काम किया करती है उसका राशन धीरे धीरे करके कम हो रहा था और यह बात उसे अंदर तक हिला देती है और वह सोचने लगती है कि इतना राशन तो हमारा परिवार नहीं खा सकता क्योंकि पहले जो राशन 1 महीने चला करता था वह 20 दिन में ही खत्म हो जाता है और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। अब उनके यहाँ पर एक काम वाली भी आया करती थी तो इसके बाद जो यहाँ पर उसके बेटे की पत्नी होती है यानी कि सुनील की जो पत्नी थी वह काम वाली पर निगाह रखने लगती है और सोचने लगती है कि काम वाली तो राशन को नहीं चोरा करती। इसी बात को सोचकर वह उस पर निगाह रखने लगती है लेकिन यहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं आता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो सुनील की पत्नी होती है वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और इसी परेशानी के चलते वह मार्केट जाकर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा ले आती है और उसे किचन के अंदर लगा देती है। वह देखना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ चल रही हो क्योंकि ऐसे केस उसने बहुत सारे सुन रखे थे कि काम वाली पकड़ में भले ही नहीं आ रही हो लेकिन राशन का नुकसान कर दिया करती थी और नजरें छुपाते हुए वह कैसे न कैसे करके घर से राशन को ले जाया करती थी। इसी वजह से उसने कैमरा लगाया था लेकिन जो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होता है उसे देखकर बहू की आंखें फटी के फटी रह गई थी और इसके बाद यहाँ पर जो बहू होती है वह अब इस बात की तह तक जाना चाहती है। वह अपने कमरे के अंदर बैठी रहती और किचन के अंदर के कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देखती रहती। तभी एक दिन किचन के अंदर उसका ससुर इधर उधर देखते हुए आता है और आने के बाद सभी राशन में से एक थैले के अंदर भरने लगता है। उसने छोटी छोटी पॉलिथीन सी पहले ले रखी थी, उन पॉलिथीन के अंदर वो काफी ज्यादा राशन भरता है और उन सभी को एक थैले में भरने के बाद चुपके से इधर उधर देखते हुए किचन से बाहर निकल जाता है। अब जब बहू ये देखती है तो वह सोचने लगती है कि बाबूजी का पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि वो राशन कहाँ ले जाया करते हैं और इसी वजह से जो बहू होती है छुपते छुपाते उसका पीछा करने लगती है। धीरे धीरे जो बाबूजी होते हैं वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं और अभी दोपहर का समय था। धीरे धीरे जो प्रताप होता है बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है वह अपने घर से बाहर निकल जाता है और इधर उधर देखता हुआ बड़ी सावधानी से उस थैले को लेकर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बहू चुपकर उसका पीछा कर रही थी और इसके बाद जो प्रताप होता है एक ऑटो वाले को रुकवाता है और उस ऑटो में बैठकर एक सफर तय करने लगता है। अब बहू के पास स्कूटी थी तो इसके बाद वह अपनी स्कूटी को लेकर उस ऑटो का पीछा करती है और यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जाकर जो बुजुर्ग व्यक्ति प्रताप होता है वह अपने ऑटो को रुकवाता है तो बहू जो होती है वो उससे लगभग 300 मीटर पहले अपनी स्कूटी को रोक लेती है और फुटपाथ पर खड़ी होकर फोन पर बात करने का बहाना लगाकर अपने ससुर को देखने लगती है। तो यहां पर जो ससुर होता है वह अपने थैले को उतारता है ऑटो से और उसके बाद ऑटो वाले को पैसे देता है। इसके बाद वह उस थैले को लेकर फुटपाथ पर चलने लगता है और पास ही में एक पार्क होता है।
बहू उसके पीछे पीछे चुपके चुपके वहां तक आ जाती है और पार्क की बाउंड्री पर खड़ी होकर वह देखने लगती है कि उसका ससुर उस थैले को लेकर एक पार्क में जाकर बैठ गया है। पार्क में एक बेंच पड़ी हुई थी और उस बेंच के ऊपर एक महिला बैठी हुई थी जिसकी उम्र भी उतनी थी जितनी की उसके ससुर की थी। इसके बाद जो वह बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रताप होता है, वह उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है और उस थैले को अपनी साइड में रख लेता है। वहां पर बैठने के बाद वह उस महिला से कुछ बात करता है और थैले को उसको देते हुए कहने लगता है कि देखो यही है अभी तो, और बाद में मैं कुछ और इंतजाम करता हूं और तुम कैसी भी चिंता मत करना। ऐसा कहकर वह थैला उसको थमाता है और उसके बाद चुपके से वहां से उठकर वापस लौटने लगता है। अब इसके बाद जो बहू होती है वह वापस घर तो आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें गूंज रही है कि कौन है वो महिला और किस वजह से वह उसे इस थैले को देकर आया है और उसके लिए ये घर में चोरी क्यों किया करता है, हमसे मांग क्यों नहीं लिया करता। इन बातों को सोचकर वह अपने ससुर के बारे में ढेर सारी अलग तरह की बातें सोचती है, लेकिन वह खुद से किसी भी बात को ना कहकर वह इस बात को अपने पति को बताना चाहती है, क्योंकि उसके पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहा करते हैं और 2-2 3-3 दिन में वो वापस लौटा करते हैं। और इसी वजह से जब उसका पति सुनील वापस लौटता है काम से, तो उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है जिसका नाम अंजू होता है, वह एकदम से अपने पति को बताने लगती है कि आपको एक जरूरी बात बतानी है। अब इस बात को सुनने के बाद जो सुनील होता है वह काफी ज्यादा काम की वजह से इरिटेट रहा करता था, क्योंकि काफी दिनों से वह एक कंपनी को रन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कंपनी में उसे घाटा ही घाटा जा रहा है और जितनी भी उसकी सैलरी हुआ करती है बड़ी कंपनी की, वो सारी सैलरी उसी छोटी सी कंपनी को रन करने में चली जाती है। लेकिन फिर भी जो सुनील है वो हिम्मत नहीं हारता है और इसी वजह से वह काफी ज्यादा चिड़चिड़ा रहा करता है। यहां पर जो सुनील होता है वह एकदम से जब अपनी पत्नी पर चिल्लाता है तो पत्नी एकदम से चुप हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन तभी पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि बताओ क्या बात है। पत्नी पहले तो मना करती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं बताना, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन यहां पर जो पति होता है वो दोबारा से अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई और बताओ क्या हुआ। तो इसके बाद जो पत्नी होती है वो पूरी कहानी अपने पति को बता देती है कि पिताजी तो पार्क में जाकर किसी महिला को घर का राशन दिया करते हैं और इसलिए वह घर से चोरी भी किया करते हैं। कुछ दिनों से घर का राशन कम हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने जब इसकी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि इन सब चीजों को तो ससुर जी कर रहे हैं और वह भी एक महिला के लिए, क्योंकि मैंने उनका पीछा किया था और पीछा करने के बाद मुझे ये बात पता चली है। अब जैसे ही बेटा ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी बुढ़ापे में कुछ ऐसा वैसा काम कर रहे हो और इसी वजह से उस महिला को राशन दिया करते हो, या फिर उनका कोई पास्ट था जो पास्ट उनके सामने आ गया था। ये बातें उसको अंदर तक हिला देती हैं और इसके बाद जो बेटा सुनील होता है वह अपने सारे कामों को भूलकर सीधा अपने पिताजी के कमरे में जाता है, जिसके अंदर पिछले वो काफी दिनों से गुमसुम से रहा करते हैं और बेटे से तो उनकी काफी दिनों से बात नहीं हुई है। यहाँ पर बेटे को इस बात का भी एहसास होता है कि आज इस कमरे के अंदर वो लगभग 2 महीने बाद घुस रहा है और अपने पिताजी को सामने से अच्छी तरह से वो 15 दिन बाद देख रहा है, क्योंकि जब भी कभी सुनील नौकरी पर जाया करता तो पिता ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहा करता और जब कभी उसे कुछ काम हुआ करता तो वह बाहर निकला करता, जैसे अपने बेटे की तरफ देखा करता कि बेटा इतना ज्यादा व्यस्त है, तो उसके बाद अपनी मन की बात मन में ही रख लिया करता है। जैसे ही बेटा उस कमरे के अंदर घुसता है तो पिता देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि बेटा आज तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो सुनील होता है वो कहता है कि पिताजी दरअसल मैंने आपके बारे में कुछ सुना है और उसी बात को सुनकर मैं आपके पास आया हूं। तो पिता पूछने लगता है कि तुमने क्या सुना है। तो यहां पर जो बेटा होता है वो उस पूरी कहानी को उसे बता देता है और कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि वो महिला कौन है जिसके लिए आप घर से राशन चोरी किया करते हो। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमें बता भी सकते थे, लेकिन बुढ़ापे में आपको ये चीजें शोभा नहीं देती और ऐसा करना बिल्कुल से बंद कर दो। ऐसा कहकर बेटा अपने पिता में फटकार लगाने लगता है और यहां पर जो बहू होती है वह भी अपने ससुर की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी। लेकिन तभी यहां पर जो प्रताप सिंह होते हैं जो कि बुजुर्ग हैं, वह एकदम से अपनी बहू की तरफ देखते हैं और देखने के बाद अपने बेटे की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हें बता भी देता, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहां है। अब इस बात को सुनकर जो बेटा अब तक बार बार पिता को धमका रहा था वह एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि पिता ने हकीकत सामने बयां कर दी थी कि बेटे के पास पिता के लिए टाइम नहीं था। लेकिन यहां पर प्रताप जी इतने पर ही नहीं रुकते हैं और इसके बाद अपने बेटा को और भी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि तुम्हें बड़ा करने के लिए मैंने बहुत सारे कष्ट उठाए और तुम्हें एक इतनी सी बात से इतना परेशानी हो गई कि तुम उस कमरे के अंदर आ गए जिस कमरे के अंदर तुम पिछले 2 महीने से नहीं आए थे। अब इस बात को सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एकदम से अपने पिता से माफी मांगता है। कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ये बताओ कि ऐसा करना बुढ़ापे में ठीक है क्या, जो कुछ भी आप कर रहे हो। तो यहां पर जो पिता होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। दरअसल वो मेरे एक दोस्त की पत्नी है और मेरे उस दोस्त ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रखा है कि अगर मैं अपनी जान भी दे दूं उसके लिए तो भी कुछ नहीं है।
है। अब इस बात को सुनकर बेटा वो बड़े हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी वो कैसे। तो यहाँ पर जो पिता होता है अपने बेटे को वो कहानी सुनाता है जिस कहानी से बेटा अब तक पूरी तरह से वंचित था, और जैसे बेटा इस कहानी को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल पिता ने बताया था उसे अपने दोस्त सुखवीर के बारे में। सुखवीर जो कि उसके साथ कंपनी में काम किया करता था, और वो दोनों जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तो यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे मित्र थे और वहीं की लेबर कॉलोनी के अंदर रहा करते थे। अब यहाँ पर काम करते करते एक दिन अचानक से यहाँ पर जो प्रताप सिंह होते हैं वो एक मशीन के नीचे खड़े हुए थे, लेकिन तभी अचानक से वो मशीन ऊपर से टूट जाती है और वह बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरने लगती है। अब जैसे ये बात सुखवीर देखता है तो उसके बाद सुखवीर से रहा नहीं जाता और वह बहुत ही तेजी के साथ एकदम से अपने दोस्त को धक्का देता है और खुद भी वहां से निकलने की कोशिश करता है। अब दोस्त को तो धक्का देकर उसने बचा लिया था, लेकिन यहां पर जो सुखवीर होता है उसका दाहिना पैर उस हादसे की चपेट में आ गया था और उसके बाद काफी दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इसके बाद यहां पर जो प्रताप होता है जब वह देखता है कि उसके दोस्त ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो उसके बाद वह भी उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ता और अपनी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह अपने दोस्त के घर पहुंचा दिया करता और रोज के रोज उसका ख्याल करने के लिए उसके घर जाया करता। हालांकि यहां पर कंपनी के अंदर से भी उसके दोस्त को कुछ पैसे मिले थे, लेकिन फिर भी जो प्रताप होता है वह अपने दोस्त का पूरा फर्ज निभाता है और कहता है कि दोस्त, जिंदगी में कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो बस एक आवाज लगा देना, क्योंकि तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है जिसे मैं अपनी जान देकर भी नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर तुम मुझे वहां से नहीं धकेलते तो मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो चुका होता। इसके बाद जो सुखवीर होता है वह हंसते हुए इस बात को टाल देता है और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो प्रताप होता है वह किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगता है और यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती तो वैसी ही रहती है, लेकिन उन दोनों का मिलना जुलना काफी कम हो जाता है। अब बच्चे हो गए थे और बच्चों के भरण पोषण में दोनों व्यस्त हो जाते हैं और वह एक दूसरे से काफी दिनों में मिलने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब उनकी उम्र 60 साल होती है और वो दोनों कंपनियों से रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को भूल से ही गए थे। लेकिन तभी एक दिन जब प्रताप को अपनी पत्नी की याद आती है तो वह अपनी पत्नी के एक फेवरेट प्लेस पर घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां जाते समय रास्ते में अचानक से उसे एक बुजुर्ग पति पत्नी मिलते हैं जो कि सड़क किनारे एक झुग्गी के अंदर रह रहे थे और सड़क के बाहर बैठकर ही भीख मांग रहे थे। अब यहां पर जो प्रताप होता है जब उस बुजुर्ग को गौर से देखता है तो उसे उसके अंदर सुखवीर की झलक दिखाई देती है और इसके बाद जब उससे पूछता है तो यहां पर उसे पता चलता है कि ये तो वही सुखवीर है जिसने उसकी जान बचाई थी। और जब वह अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। यहां पर जो प्रताप होता है वह सुखवीर से पूछता है कि तुम इस तरह से क्यों रहा करते हो, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ नहीं रखता? तो इस बात को सुनकर जो सुखवीर होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि भाई क्या करें, अब बेटा बड़ा हो गया है ना। तो वह अपनी पत्नी के कहे में चला करता है और उसी के कहे अनुसार उसने हमें घर से निकाल दिया और कहा कि अब बुढ़े बुढ़ियों को क्या काम है इस घर के अंदर और इन्हें घर से निकाल दो। इस बात को सुनकर जो प्रताप होता है वह अंदर तक हिल जाता है और उसके बाद उन्हें सांत्वना देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब फिलहाल प्रताप के अकाउंट में कुछ पैसे थे तो इसी वजह से जो प्रताप होता है वो बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद उन पैसों को वहां से निकाल लेता है। पैसों को निकालने के बाद वह उन्हें अपने दोस्त सुखवीर को दे देता है और उनके लिए एक छोटा सा फ्लैट भी किराए पर लेता है। कहता है कि इस तरह से तुम नहीं रहोगे और तुम्हें इस घर के अंदर रहना है और कुछ ही दिनों में मैं अपने बेटे से बात करके तुमको अपने घर पर ही ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा काफी ज्यादा अच्छा है। इस बात को सुनकर यहां पर जो सुखवीर होता है वो कहने लगता है कि बेटा तो हमारे भी अच्छा था, लेकिन बहू ने उसके ऐसे कान भरे कि उसके बाद उसने हमें यहां से निकाल दिया। इसके बाद यहां पर जो प्रताप होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा कहकर जो प्रताप होता है वहां से वापस लौट जाता है और वह अपने दिमाग के अंदर सोच रहा है कि वह अपने बेटे से इस बात को कहेगा और इन दोनों को अपने साथ ही रखेगा, क्योंकि इनके काफी ज्यादा एहसान उस पर हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। इस बात को सोचते हुए जब वह घर की तरफ जा रहा था तो दोबारा से उसे सुखवीर की सारी बातें याद आती हैं और वह सोचने लगता है कि अगर मेरे बेटे ने मना कर दिया तो क्या होगा, उसके बाद तो मैं इनकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा, अब कम से कम मैं अपने दम पर इनकी मदद तो कर सकता हूं। यही बात सोचकर वह अपने बेटे के व्यवहार के बारे में सोचता है, जो कि काम न चलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहा करता है और चिड़चिड़ासा रहा करता है। वह अपने पिता से भी ज्यादा बात नहीं किया करता, इधर उसकी पत्नी उससे कुछ कहा करती तो उस पर भी चिल्लाकर पड़ने लगा करता। इन सभी चीजों को देखने के बाद जो प्रताप होता है वह तय करता है कि वह खुद से उसकी मदद करेगा और इसी वजह से वो अपनी सारी जमा पूंजी को उनकी मदद में लगा देता है, उनके घर के राशन के लिए, घर के जरूरी सामान के लिए और साथ में उस फ्लैट के किराए के लिए। लेकिन जब उसके पास कम पैसे बच जाते हैं तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि अगर इस तरह से पैसे बर्बाद होते रहे तो उसके बाद पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट सोर्स तो नहीं था इनकम का, वो तो उनकी सेविंग थी जो सेविंग उनके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर जो प्रताप सिंह जी होते हैं वह अपने किचन से खाना चुराना शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें ले जाकर अपने दोस्त सुखवीर की पत्नी को जाकर दे दिया करते और कहा करते कि तुम चिंता मत करो, राशन मैं तुम्हारे लिए यहां से लाता रहूंगा और तुम ऐसा करना,
आराम से उसके अंदर रहो, मैं हूं जब तक कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब बेटा जैसे इस बात को सुनता है तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और अपने पिता के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, और मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से किसी की मदद कर रहे हो, और मैं तो कुछ उल्टा ही समझ रहा था। इसके बाद जो पिता होता है वह अपने बेटे की तरफ देखता है और उसे माफ कर देता है। लेकिन तभी जो बेटा होता है सुनील, वह कहने लगता है कि पिताजी अब तक आपने बहुत कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब उन लोगों को मैं अपने घर के अंदर रखूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं और उन्हें देखभाल की भी जरूरत होगी। इसके बाद जो पिता होता है वो हैरानी भरी निगाहों के साथ अपने बेटे की तरफ देखता है और कहने लगता है कि बेटा पहले अपनी पत्नी से पूछ लो, कहीं बाद में कोई ऑब्जेक्शन उठाने लगे और उनकी यहां पर भी सेवा ना हो। तो उसके बाद बहू कहती है कि आप चिंता मत करो पिताजी, मैं उनकी अच्छे से देखरेख कर लूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो प्रताप सिंह जी होते हैं वह अपने बेटे के साथ सीधा उस फ्लैट पर पहुंचते हैं जो किराए का फ्लैट उन्होंने उनके लिए रख रखा है, और इसके बाद उन दोनों को वहां से अपने घर में ले आते हैं। जब सुखवीर ये सब कुछ देखता है कि उसके दोस्त का बेटा उसे अपने साथ ले जा रहा है तो उसके बाद उसकी आंखें छलकने लगती हैं। लेकिन यहां पर जो सुनील होता है वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप भी मेरे माता पिता के समान ही हो और मेरे घर के अंदर माता पिता की तरह रहोगे। यहां पर जो सुनील होता है उसने फिलहाल अपने बिजनेस का पूरी टेंशन उतार दी है और वह सच्चे मन से उनको अपने घर में लेकर आता है। इसके बाद वो लोग वहां पर रहने लगते हैं और उसकी पत्नी अच्छी तरह से उनकी देखरेख करने लगती है। तो इसकी वजह से कुछ ही दिनों में सुनील का जो बिजनेस जिसको काफी दिनों से वो रन करने की कोशिश कर रहा था वह अच्छी तरह से चलने लगता है और वह कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। यहां पर सुनील और उसकी पत्नी को आभास हो जाता है कि हम लोगों ने जो इनके साथ अच्छा किया है उसी का फल ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि काफी दिनों से इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कंपनी चल नहीं रही थी। इसके बाद यहां पर जो सुनील होता है वह और भी अच्छी तरह से उनकी सेवा करता है, लेकिन वहीं पर जो सुखवीर सिंह का बेटा अजय होता है वह पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। वह दर दर की ठोकरें खाने लगता है और ठोकर खाता हुआ एक दिन वो सुनील की कंपनी में आ जाता है और वहां पर जाकर नौकरी के लिए कहने लगता है। लेकिन यहां पर अजय की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये किसी काम को करने के लायक है। तो उसके बाद सुनील उससे कहने लगता है कि तुम क्या काम कर सकते हो? तो वो कहने लगता है कि साहब वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, अगर आप चाहो तो इंजीनियरिंग का काम करवा लो, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंटों में मेरी पत्नी ने आग लगा दी और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस मुझे है और अगर आप चाहो तो मैं काम कर सकता हूं। इसके बाद यहां पर जो सुनील होता है उससे काम करवा कर देखता है तो वह असलियत में अच्छी तरह से काम जानता है और इसके बाद जब वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ और तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, तो यहां पर जो अजय होता है वह अपनी पूरी कहानी बताता है कि इस तरह से मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को निकाला था और उसका फल ही ये मुझे मिल रहा है और मैं इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। तो यहां पर जो सुनील होता है उसे पता चल जाता है और इसके बाद वह अजय को अपने साथ लेकर उसके माता पिता से मिलाता है। अजय जैसे अपने माता पिता को देखता है तो उनके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगता है और कहता है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहां पर जो माता पिता होते हैं वह उसकी तरफ देखते तक भी नहीं है और कह देते हैं कि चला जा तू यहां से, तो हमारा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। इसके बाद जो अजय होता है अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन सुनील उसको नौकरी पर रख लेता है और उससे कहता है कि ठीक है तुमने गलती की है, उसका पश्चाताप तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से काम करना है और जब तुम काम करके कामयाब हो जाओगे तो उसके बाद अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना। ऐसा ही होता है दोस्तों। अजय इसके बाद अच्छी तरह से मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने माता पिता को सुनील के यहां से जैसे तैसे करके मनाकर अपने साथ ले जाता है और उनकी भरपूर सेवा करने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।